हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा और मैं उबता गया। जीवन कौशल, सहयोग तथा उदारता की भावना, व्यक्तित्व का परिचय जैसे कौशलों से परिचित करवाना, नैतिक मूल्य, आलस्य का त्याग, चेतना और सजगता का विकास करना। मई का महीना था। भयंकर गर्मी हो रही थी। मैं दोपहर का भोजन करके लेटा हुआ था। बाहर आग बरस रही थी। भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। मैं बेचैनी में लेटा थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे इस करवट और उस करवट होता रहता है। यही हालत थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे मेरी स्थिति थी उसमें मुझे लगा कि किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया हो। पता नहीं कौन है, किसी काम से आया है, कितनी देर बैठेगा। यूं तो मुझे भगाने की कई तरकीबें मालूम है, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाया जाए उन्हें वे मजे से झेल लेते हैं। मैं अगर पिस्तौल भी निकालूं तो वे डरकर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बात करने लगेंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और कई बार के परिचित एक सज्जन ने घर में प्रवेश किया। मैं उन्हें देखकर अधमरा हो गया, यह सोचकर कि आए तो कुछ देर के लिए तो बैठेंगी। शिष्टावश मैंने उनसे बैठने को कहा। वे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वे बैठे रहे और मैं बिस्तर से लुढ़कता रहूं, यह अशिष्टता होगी। वे सामान्य आदमी हैं, निम्न मध्यवर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने आने का कष्ट क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, यूं ही इधर से निकला तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वे इधर से निकल रहे थे, यानी अपनी सहूलियत से आए थे। मेरे या और लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरे के पास उनका काम न करने के लिए देने के लिए पहुंच जाते हैं। वे सहजता से आगे कहते हैं, कुछ काम नहीं था तो सोचा कि आपके पास थोड़ी देर बैठें, फुर्सत का समय है। उनका तो फुर्सत का समय है, पर जो मेरे पास बिताने आए हैं, पर मेरा काम का समय है। मैं कागज कलम रखकर उन्हीं की तरह फुर्सत में हो जाता हूँ। उन सज्जन ने बात शुरू की। अमेरिका हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। इससे पूरे एशिया को खतरा है। सुना है कि यह अणुशक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाले हैं। मुझे उस वक्त एशिया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे चिंता अपनी बेचैनी की थी। मैंने कह दिया, आप ठीक कहते हैं। उन्होंने बात चालू रखी, यदि इधर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठा रहेगा? यहाँ 2 महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारी 20 साल की सुरक्षा संधि है। वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। वे मेरे विचार जानते थे, मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए इस विषय की बात उन्होंने उठाई थी। मैं जमाई ले रहा था और चेहरे से भरसक परेशानी प्रकट कर रहा था, पर वे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। आगे बोले, अब देखिए, अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद हो रहा है और इधर यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ, मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उसके उत्साह में कमी नहीं थी। वे अरब देशों से उड़े तो एकदम चीन पहुंच गए। कहने लगे, चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र और साम्यवादी है। फिर भी उसने अमेरिका सैनिक अड्डे के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। बताइए, चीन की कैसी गंदी नीति है? मैंने जम्हाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा, और तो सब ठीक है ना? इस वाक्य का असर होता है कि आप कृपया उठकर चले जाएं, पर इस इशारों को वे नहीं समझे और बोले, हाँ जी, सब ठीक ठाक है। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने केवल हाँ हूँ ही करना शुरू किया, जिससे उन्हें लगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं। पर वे चीन उड़े तो वॉशिंगटन पहुंच गए। कहने लगे, देखिए, यह निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वाटरगेट में फंसा हुआ है, टेप चुरा कर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है और कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कैसा बेशर्म राष्ट्रपति है। मैंने धीरे से आवाज निकाली, इसके बाद वे भारत लौट आए और गुजरात व बिहार की राजनीति से लेकर स्थानीय कॉलेज की घटनाओं तक की बातें वे कर चुके थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं इस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था।
मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जिसे रस्से से बांध दिया गया है और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई है। वह अब उठ बैठे और अंगड़ाई लेकर बोले, और तो सब ठीक है, कोई खास काम तो नहीं है, ज़रा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। मैं भक्क रह गया। वे मुझसे आते ही कह देते तो मैं उन्हें 10 रुपये दे देता, पर उन्होंने मेरे राजनीतिक विश्वासों की इतनी लंबी भूमिका बांधी, वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक के चक्कर लगवाए। मैंने उन्हें फ़ौरन रुपए दिए और वे यह कहते हुए चले गए कि परसों ज़रूर लौटा देंगे। मैं फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। मुझे दुख भी था कि यह आदमी इसके लिए इतना परेशान हुआ। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।